हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी चैनल। और हमने 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर स्टार्ट किए। हमारा साउंड चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट किया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। उससे पहले अगर हमसे आपको 1-to-1 पढ़ना है तो हमारा ऐप भी अवेलेबल है, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। वहाँ पे आप कोर्स परचेस करके हमसे 1-to-1 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब लैप्लास करेक्शन जो टॉपिक है हम स्टडी करने वाले हैं। तो लैप्लास करेक्शन के लिए पहले न्यूटन का जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, न्यूटन का फॉर्मूला, उस पर ध्यान दो थोड़ा। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था? न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स ने क्या कहा था कि इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने कहा था जब साउंड ट्रेवल करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, और न्यूटन ने कहा था इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो उसने फॉर्मूला यूज किया है दैट इज v इज इक्वल टू p बाय रो, और उसका जो आंसर उसने निकाला था दैट इज नियर अबाउट, जो भी आंसर आया था उसमें क्या था? एरर था। उसमें क्या था? 279.9 मीटर पर सेकेंड, जिसमें 16% का एरर था। इसलिए न्यूटन का फॉर्मूला रॉन्ग हो गया था, न्यूटन का फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। तो उसे करेक्ट करने के लिए किसने इक्वेशन बनाया? लैपलास ने, और उसे कहा गया लैपलास इक्वेशन। उसे क्या कहा गया? लैपलास इक्वेशन। तो लैपलास इक्वेशन को स्टडी करने या लैपलास करेक्शन को स्टडी करने के लिए अब न्यूटन ने क्या गलती किया था वो उसने पहले स्टडी किया। तो न्यूटन ने कहा था इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन जब भी कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन होता है, जब साउंड वेव ट्रैवल करती है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए, छोड़ने के लिए टाइम लगता है। तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होना चाहिए था कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो ये स्लो प्रोसेस, लेकिन साउंड तो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। जब आप बात करते हो तो साउंड निकलता है तुरंत दूसरे के कान तक, या उसका स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 500 के ऊपर होती है कभी कभी। तो उस फ्रीक्वेंसी से जब साउंड चलता है तो टेम्परेचर को चेंज होने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट होने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जो न्यूटन ने कहा था इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। तो इट इज़ नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस है? सो पहले तो याद रखो, इट इज not a isothermal process। तो लैपलास ने क्या कहा, जब वेव या साउंड वेव ट्रैवल करता है देन हीट रिमेन कांस्टेंट। क्या कहा उसने? टेम्परेचर नहीं, हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट कांस्टेंट रहता है। सो इन साउंड वेव प्रोपोगेशन, हीट रिमेन कांस्टेंट, हीट रिमेन कांस्टेंट। और जब हीट कांस्टेंट रहता है तो उसे कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, इज इट इज एन एडियाबैटिक। सो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अब हमारा फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ जो इलास्टिसिटी यूज होती है दैट इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। सो हियर elasticity is adiabatic elasticity। adiabatic elasticity। so adiabatic elasticity
एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होता है E इज इक्वल टू गैमा पी, E इज इक्वल टू गैमा पी। तो पहले प्रेशर था, प्रेशर के साथ एक और टर्म आ गया गैमा। अब ये गैमा है क्या? सो गैमा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। तो ये एक रेशो है, गैमा क्या है? गैमा एक कांस्टेंट है जो रेशो है, जिसे कहा जाता है इट इज अ रेशो ऑफ, it is a ratio of specific heat of air at a constant pressure to the specific heat of air with a constant velocity. Okay, so specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume। ठीक है, तो हम लिखते हैं gamma is a constant, it is a ratio of specific heat at specific heat of air at constant pressure to specific heat of air at constant volume, constant volume। So gamma is a ratio of specific heat, specific heat amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of substance or 1 gram of 1 kg of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम kg में लेते हैं तो 1 kg सब्सटेंस है मेरे पास, कितना है? 1 kg सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर इनिशियल है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 डिग्री। उससे मुझे करना है 28 डिग्री। कितना करना है? 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। तो उसके लिए जो मैं हीट सप्लाई करूंगा उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। अगर उस हीट सप्लाई करते करते मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पेपर 1 में डिटेल में आएगा, तो इतना याद रखो। स्पेसिफिक हीट बहुत सारे, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ओके, स्पेसिफिक हीट है। सो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से राइज करना होता है तो उसे कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सिर्फ स्पेसिफिक हीट याद रखो कि किसी भी सब्सटेंस 1 केजी या 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अब हमने जो लिया है गैमा का वैल्यू, गैमा का वैल्यू क्या है हमारा? गैमा इज इक्वल टू Cp by Cv, that is the ratio of specific heat of air at constant pressure to the specific heat of air at a constant volume। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गैमा का वैल्यू, देयरफॉर गैमा का वैल्यू कितना होता है? गैमा इज इक्वल टू 1.4। कितना होता है? 1.4। अब सारे वैल्यू पुट करो, देयरफॉर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है? गैमा पी डिवाइडेड बाय रो, और पी का वैल्यू हमें पता है, दैट इज dgh बाय रो। पिछली बार हमने न्यूटन्स फॉर्मूला में ये फॉर्मूला यूज किया था, dgh, वेर d इज अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ मीडियम और अ एयर। तो सारे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? गैमा का वैल्यू है हमारा 1.4 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, एच का वैल्यू 0.76 ऑफ मर्क्यूरी कॉलम डिवाइडेड बाय एयर की डेंसिटी 1.293। तो अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो आंसर आता है v इज इक्वल टू 332.3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो भी वैल्यू मिला है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, नियर अबाउट वैल्यू बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रहा है, इसलिए जो लैप्लास ने करेक्शन किया था दैट इज करेक्ट। मीन्स ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जब भी साउंड वेव ट्रैवल करता है तो एडियाबैटिक, इसमें हीट कांस्टेंट रहता है, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहाँ उसने थेरोटिकल वैल्यू भी प्रूव किया और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करता है, इसलिए लैप्लास का करेक्शन
करेक्ट हुआ। तो ये इसके ऊपर आपको 11th में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला भी पूछा जाता है और लैपलास करेक्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको लिखना होगा 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स का आता है या फिर लैपलास करेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना आपको ज़रूरी है। वैल्यू याद रखोगे तो न्यूटन्स फॉर्मूला आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आज हमने ये वेलोसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया, लैपलास करेक्शन क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप पे आप जा सकते हो। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।